हाय गुड इवनिंग जी। 2024 जून इवनिंग शिफ्ट के पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग, सी एस आई आर नेट लाइफ साइंस, और ये है इसका पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर बार कोडिंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल स्पीशीज। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बार कोडिंग और दूसरा एनिमल स्पीशीज का। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 1, माइक्रो सैटेलाइट 28S और मैट के। देखिए साहब, आज की तारीख में हम लोग डीएनए के कुछ रीजन्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं हम लोग बार कोडिंग के रूप में। एक्चुअली में कुछ जीन्स में हमने पाया कि एक फाइलम में या एक ग्रुप में उनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, तो हम लोग उस जीन के उस रीजन को सीक्वेंस करके पता लगाते हैं कि भाई ये किससे मैच करता है। इसका जो वर्क फ्लो है, सबसे पहले हम लोग सैंपल का डीएनए आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उस रीजन को जीन के जिसे हम लोग स्टडी करना चाहते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं, फिर पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कंफर्म किया जाता है और फिर सीक्वेंसिंग करने के बाद में कंपैरिजन किया जाता है। अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग तरह के डीएनए के रीजन्स को एम्पलीफाई करके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। जैसे एनिमल्स की अगर बात करूं तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज सब यूनिट 1 CO1, हमने इसको देखा है कि इसके अलग अलग रीजन्स अलग अलग लेवल के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फंजाई के अंदर इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेशल रीजन्स, और प्लांट के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज RBCL मैट के। ये प्लांट की बात थी, तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 1। और यहाँ हमने जो बाकी जानकारी सीखी है वो भी याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन घूम घूम के दोबारा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द डाइप्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियन टर्मिफेशन हैज genes for auxin, cytokinin, and opine synthesis, while genes for opine catabolism and Ver genes lie outside the tDNA region. Which one of the following genes are involved in providing carbon source of agrobacterium in their ecological niche? देखिए साहब, जब कभी एग्रोबैक्टीरियन टर्मिफेशन टाइप्लाज्मिड को प्लांट के जीनोम में इंसर्ट कराता है अपने tDNA को, तो उसमें ऑक्सिन की जीन और साइटोकाइनिन की जीन ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। मतलब ये सही मायने में उनको जीन्स हैं, इनका ओवर प्रोडक्शन की वजह से प्लांट को सिग्नल मिलता है ग्रो 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 ग्रो। लेकिन पूरे प्लांट की ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, हम सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेल के डिवीजन की बात हो रही होती है। अब क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ मौजूद है ऑलरेडी, उसे अपना खाना भी खाना है, तो बड़ा मूडी है, बहुत सेलेक्टिव। ये कह लो कि अपना खाना खुद साथ में लेके चल रहा है, अपना किचन। और यहाँ पर है ओपाइन। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कार्बन और नाइट्रोजन, ये दो चीज़ चाहिए होती हैं अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, डिवाइड करने के लिए, और ओपाइन दोनों ही रोल निभाता है। ओपाइन के सिंथेसिस की जीन tDNA में थी, तो प्लांट के जीनोम में इंसर्ट करके वहाँ मजा ले रहा है वो, और कैटाबोलिज्म की जीन उसके टाइप्लाज्मिड में है। तो यहाँ जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 3, जीन्स फॉर ओपाइन सिंथेसिस एंड ओपाइन कैटाबोलिज्म। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगी, सिंथेसिस मिसिंग हुई तो ओपाइन बनेगा नहीं, और कैटाबोलिज्म मिसिंग हुआ तो भाई उसे डिग्रेड कैसे करेगा। अब बैक्टीरिया के पास कोई दांत तो है नहीं, उसके एंजाइम ही हैं जो उसे काट कुट करके यूज़ के लायक बनाएंगे। इस डायग्राम को भी ध्यान से देखना। और जब एग्रोबैक्टीरियम की बात आ ही है तो भाई tDNA की स्टोरी, उसका ट्रांसफ़र, ये सब करके जाना। लगभग हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्रोबैक्टीरियम के साथ एसोसिएटेड। इसके लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर की कहानी, कैसे ये ट्रांसफ़र होता है, कौन से रीजन में कौन सी जीन पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Phage mu is used to create insertion mutation. Phage P1 is a source of Kryllox-P recombination system. Phage M13 has single stranded circular RNA genome, और Phage FICA 174 has single stranded circular DNA genome. क्या ये सारी जानकारी तुम्हें है ऑलरेडी? चलो हम एक अलग तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में से कुछ ओड दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ऐसी चीज जो आपने अभी तक बैक्टीरियोफाजिस के बारे में नहीं सुनी। मैं बात कर रहा हूं आरएनए जीनोम की। एनिमल्स, प्लांट्स में आरएनए वायरस पाए जाते हैं, लेकिन जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहाँ जितने भी वायरस हम लोगों को पता है, नोटिस कीजिए सबके सब डीएनए वायरस हैं, आरएनए वायरस नहीं है।
तो इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो ये आरएनए जीनोम वाला M13 ये गलत हो गया। अब देखो भाई, फाइका 174 का सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जीनोम होता है। ये आप जब रेप्लिकेशन की बात कर रहे हो तो लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड की अलग अलग, तो वहाँ पर हम M13 को ही पढ़ते हैं और फाइका 174 को ही पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें से एक कंटिन्यूस मोड का एग्जाम्पल है, दूसरा डिसकंटिन्यूस का। सिमिलरली P1 में से लॉक्सपी, हमने क्रीलॉक्सपी निकाला सिस्टम, और म्यू इंसर्शनल म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 था जो इसका इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजोग्राफिकल रिम्स आर डिवाइडेड बाय द वेलेस लाइन। भाई देखो, कुछ 3-4 लाइनें हैं वर्ल्ड को जो अलग अलग तरीके से बांटती हैं। पॉइंट ये था कि हम ये देख रहे हैं कि जब कभी पैंजिया से सिस्टम सेपरेट हुआ, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए, तो जो कॉन्टिनेंट आसपास थे वहाँ पे हमें सिमिलरिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स पाई गई, और फिर अलग होने के बाद में जो वहाँ इवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से बहुत डिस्टिंक्शन देखने को मिला। अब ये चीज़ हम लोगों ने इंडोनेशिया जावा सुमात्रा वाली कहानी के अंदर देखा है कि एक आइलैंड पे किसी और तरह के प्लांट्स हैं, दूसरे आइलैंड पे किसी और तरह के। जो एक राइट हैंड साइड वाले आइलैंड के ऊपर प्लांट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया तक वैसे के वैसे ही हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो एशिया तक वैसे के वैसे ही हैं। तो मतलब बायोलॉजिकल रेम्स मौजूद हैं, जिससे साइंटिस्टों ने एक लाइन खींच करके कर दिया कि भाई इधर वाली जो लाइफ है वो अलग तरह की है, उधर वाली लाइफ एक अलग तरह की है। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले थे वेलेस लाइन की। ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हो ये है वेलेस लाइन। अब वेलेस लाइन किसको अलग अलग कर रही है? एशिया वाला पार्ट है, ठीक है, और साथ में ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, जिनको वो डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता तब भी ये क्वेश्चन वो होते हैं कि अगर हल्का सा आइडिया है कि कहाँ पर ये लाइन है, तो आप ऑप्शन को कैंसिल आउट अप्रोच के द्वारा भी कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया और इंडो मलाया, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब जो कैंसिल आउट वाली कहानी है, आर्कटिक वाली रीजन तो यहाँ कहीं नहीं आने के ना, साथ में अफ्रीकन वाला रीजन भी नहीं आने का, और नियोट्रॉपिल रीजन भी आने वाला। तो ये हम कैंसिल आउट अप्रोच के द्वारा भी जान सकते थे कि ये सेकंड वाला इसका आंसर है। लेकिन ऑफ कोर्स भाई, तुक्के लगाने के लिए भी तो एक बैकग्राउंड में नॉलेज चाहिए ना, इसलिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है। जब आप नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो किसी क्वेश्चन का एक आंसर सीख लिया आपने और आपको लगा कि ये तैयारी हो गई, ये थोड़ी बेवकूफ़ी है अपने साथ। जब तक ज्ञान अर्जित नहीं करोगे तब तक आने वाले नए सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाओगे। भाई जो क्वेश्चन आ चुका, सॉल्यूशन मिल गया, उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको इजी ही दिखाई देगा और आपको लगेगा कि आपको आता है। लेकिन रियलिटी में आप बिना नॉलेज के जब नए क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें कर नहीं पाओगे। इसलिए फोकस आपका इस बात के ऊपर होना चाहिए कि आप नॉलेज कितनी अच्छी और कितने बढ़िया तरीके से गेन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन सर्व एज डायरेक्ट एक्सेप्टर ऑफ एन एडिशनल अमीनो ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। भाई ये वाली बात तो देखो हम लोग कार्बन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बहुत बार देखते हैं। नाम है अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट, या कह दीजिए कि कोई और अल्फा कीटो एसिड, अमीनो ग्रुप को लेकर के बन जाता है एक अल्फा अमीनो एसिड। सिट्रिक एसिड साइकिल में पायरुवेट, ऑक्सोलोसिटेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सेन को एंजाइम है, फ्यूमिरेट, एसिटेट और एसिटाइल को एंजाइम है। ये सब एग्जाम्पल हैं इस तरह के ही एसिड्स के जो अल्टीमेटली नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो था अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म में, तो अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म में जो मेन प्लेयर है वो है अल्फा कीटोग्लूटरेट, जो लेकर के ग्लूटामीन बन जाता है और आगे जाकर के ये अपने नाइट्रोजन को ट्रांसफर करेगा, जिससे यूरिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे NADPH है, 680 प्लस है, फेराडॉक्सिन है और 700 प्लस है। भाई ये वाला जार्डिस्की वाला डायग्राम तो आप सबको याद है ना, कि इसने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में फिर ये फियो फाइटिंग देता है, QA एंड सो ऑन। भाई ये सीरीज जरूर याद रखनी है। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो NADP पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है NAD पॉजिटिव, NADPH नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन ले चुका। NADPH और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। दूसरा, ये जो कभी आपने सोचा नहीं कि ये जेड स्कीम में हम लोग ये हाइट वगैरह क्यों क्रिएट करते हैं? देखिए स्टोरी सिंपल सी है कि रिडॉक्स पोटेंशियल देखा जाता है। अब इस डायग्राम को भी देखो, इस डायग्राम में रिडॉक्स पोटेंशियल दिखाए गए और यही है सारी कहानी। देखिए +1 का मतलब है ज़्यादा और -1 का मतलब है कम। तब अपनी पूरी सीरीज में चेक कर लो कि कौन प्लस में ज़्यादा है, तो आंसर है P680। तो यही है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है
और इसीलिए सबसे पहला नंबर भी है पानी से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 P680 पॉजिटिव। आप भी आई फ्लाई के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 9013902981 पर व्हाट्सएप कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए गूगल करके #iFlyNetGate। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।